जय हिंद दोस्तों। सफलता मिले या ना मिले वो तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका भाई पुनीत आपका आधार मैथ इंडिया एपिसोड करता हूं और आज हम पढ़ने वाली हैं एरिया ऑफ सर्किल, मतलब वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में हम पूरी तरीके से यहाँ बात करने वाले हैं कि वृत्त होता कैसा है और उसके क्या क्या इसके जो छोटे छोटे पॉइंट हैं उनको हम सभी को यहाँ क्लियर करने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिधि मतलब पैरामीटर, और एरिया ऑफ सेक्टर मतलब कि वृत्त खंड का क्षेत्रफल, और वृत्त खंड की परिधि, और एरिया ऑफ सेगमेंट मतलब कि जो एरिया होता है सेगमेंट का मतलब कि वृत्त खंड का, उसके बारे में भी हम यहाँ अच्छे से जानेंगे। और इसी के साथ हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिए आपने अब तक देखा होगा कि वृत्त देखा जाए तो उसकी परिभाषा किस तरीके से हम यहाँ दे सकते हैं कि केंद्र बिंदु के द्वारा चारों दिशाओं में समान रूप से बनाई गई आकृति को हम मतलब वृत्त कहते हैं, मतलब कि सर्किल कहते हैं। और साथ में ही उसकी परिधि के ऊपर बात करेंगे। यदि एक त्रिज्या ये क्या होती है, एक केंद्र बिंदु से जो वृत्त की परिधि मतलब इसको बोलते हैं हम यहाँ परिधि, क्या बोलते हैं इसको, परिधि, परिधि होती है। मतलब इसके लिए परिधि की हम जो डेफिनेशन यहाँ देंगे वो किस तरीके से यहाँ दे सकते हैं कि वृत्त केंद्र के द्वारा वृत्त के अनुदिश मतलब वृत्त के दिशाओं में, रेखा की दिशाओं में, चारों दिशाओं में घूमकर उसी रेखा पर आ जाने पर जो आकृति बनती है या जो रेखा खींचती है उसको हम वृत्त की परिधि कहते हैं। परिधि ऐसा नहीं कि गोले की ही होगी, ये किसी भी चीज़ की हो सकती है, मतलब चारों दीवारें से जिसको वो उसको घेरती है, तो घेरी हुई आकृति को ही हम एक तरीके से उसकी परिधि मानते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा यहाँ पर बात हो जाती है क्लियर। उसी के साथ अब यहाँ देखते हैं वृत्त की परिधि के बारे में बात करेंगे। तो वृत्त की परिधि कौन सी होगी हमारी, यदि इस पॉइंट से या इस पॉइंट से हम इस घूमकर इस तरीके से या घूमकर वापस यहाँ पर आ जाते हैं वृत्त की दिशा में, वृत्त की दिशा में, रेखा की दिशा में हम यहीं आ जाते हैं, तो ये क्या है हमारी वृत्त की परिधि, मतलब इसके द्वारा हमारा गोले का क्षेत्रफल घेरा गया है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2πr, ये तो होता है, पर इसके अंदर संबंध क्या होता है। देखिए इसके हम संबंध देखते हैं, इसके बारे में क्या संबंध हो सकता है। देखिए इसका जो होता है परिधि बटे व्यास, इसका यहाँ पर ये चीज़ होती है। पर इसको हम यहाँ कैसे बताएंगे व्यास क्या होता है। अब हम परिधि को तो हम यह समझ चुके हैं, व्यास होता क्या है। देखिए ये होती है वृत्त की, सबसे पहले मैं आपको वृत्त के बारे में दोनों तीनों बातों को मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ, फिर अपने फॉर्मूले के ऊपर हम यहाँ जानेंगे जिनको हम इतनी आसानी से याद करेंगे, इतनी शॉर्ट ट्रिक से कि आप उसको कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो इसको चलते हैं। तो देखो केंद्र बिंदु से जो कोई रेखा सीधे सीधे रूप से हमारी परिधि को टच करती है वो क्या होती है इसकी रेडियस, मतलब कि इसको बोलते हैं हम रेडियस, रेडियस मतलब कि त्रिज्या बोलते हैं इसको हम, ठीक है। और उसी तरीके से यदि इसी रेखा को यदि पूरी तरीके से बना दें हम यहाँ पर पूरे मतलब जो किसी गोले को दो भागों में बराबर रूप से बांटती हो वो क्या होगी हमारी, ये पूरी रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये क्या मानी जाएगी हमारी व्यास, जिसे हम डायमीटर बोलते हैं, डायमीटर भी यहाँ बोला जाता है, ठीक है। जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश में इसको समझ लेंगे, बाकी मैं यूपी बोर्ड के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ कि हमारा पर्पस ये है कि हम एनसीईआरटी को पूर्ण रूप से अच्छे से रूप से बहुत ही आसान तरीके से क्लियर करा रहे हैं, जो सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों के लिए ही फ़ायदेमंद रहेगी, मतलब उसमें आपको यूज़फुल रहेगी, जिसमें कि आप अच्छे से क्वेश्चनों को समझ पाएंगे, ठीक है। तो डायमीटर होते हैं ये वाला, तो इसको तो हम डायमीटर बोलते हैं, मतलब कि डायमीटर की हम जो डेफिनेशन दे इस तरीके से, या तो योग जो होता है दो त्रिज्याओं की लंबाई का योग ही हम क्या बोलते हैं उसको व्यास बोलते हैं, या दूसरा कि ऐसी रेखा जो एक वृत्त को वृत्त के केंद्र से होकर जाते हुए दो भागों में बांटती है उसको क्या बोलते हैं हम वृत्त क्या व्यास बोलते हैं, ठीक है। ये रेडियस हो गया, व्यास हो गया। उसी के साथ हम अब आती है हमारी बारी अब किस पर, त्रिज्या खंड, मतलब कि यदि ये बिंदु है हमारी, इससे मैं यदि एक रेखा इस तरीके से खींच दूँ जो हमारी केंद्र बिंदु को जाए, केंद्र बिंदु से ही एक रेखा इस तरीके से जाती है जो केंद्र बिंदु को दोनों को टच करेगी और हमें परिधियों को भी टच कर रही है, तो ये रेखा क्या कहलाएगी हमारी, ये वाली ये रेखा कहलाती है हमारी यहाँ पर वृत्त खंड, मतलब कि दो त्रिज्याओं द्वारा घेरी गई आकृति को क्या बोलते हैं हम वृत्त खंड। तो इसका यहाँ पर जो एक कोण बनता है उसको बोलते हैं हम थीटा कोण, ठीक है, उसको क्या नाम देते हैं हम थीटा कोण। उसी के साथ ये तो बन जाती है, उसी के साथ एक चीज़ और भी आती है हमारी, ये हमारी हो गई त्रिज्या खंड।
और त्रिज्याओं की जो लंबाई होती है देखिए इस तरीके से, यदि इस यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो रेखाएं होती है ये क्या है, त्रिज्या खंड की परिधि, इसको पैरामीटर ऑफ सेक्टर बोलते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। उसी के साथ एक चीज़ और आ जाती है, यदि हम इस तरीके से, यदि ए होती है वृत्त की जीवा कार्ड, मतलब कि ये वृत्त की जीवा होती है, इसको बोलते हैं हम जीवा, इसे बोलते हैं वृत्त की जीवा कार्ड। तो इसके साथ ही एक चीज़ और आती है, यदि ये जीवा का मतलब है कि ऐसी रेखा जो वृत्त को 2 बार स्पर्श करती हो, मतलब कि छूती हो वृत्त की परिधि को, तो वो क्या कहलाएगी, वृत्त की जीवा, जो केंद्र बिंदु से होकर नहीं जाएगी। ये छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, किसी भी तरीके से हो सकती है, पर ये वृत्त के केंद्र को ना छूकर जाने वाली रेखा को हम वृत्त की जीवा कहते हैं, कार्ड बोलते हैं, ठीक है। उसी के साथ एक चीज़ और आ जाती है, इसको बोल के आर्क, जिसे बोलते हैं आर्क मतलब चाप, वृत्त की चाप। उसको वो किसे देखेंगे हम, देखिए यदि ये वाली रेखा हमारी इस तरीके से यहाँ गई हुई थी, पर इसको यदि हम इन 2 रेखाओं को आपस में मिला, ये होती है वृत्त का चाप। ये जो होती है ना, यहाँ से ये वाली जो रेखा होती है हमारी, ये वृत्त का चाप कहलाती है, जो हमारी इसको बोलते हैं हम आर्क बोलते हैं, इसे सीबीएसई बोर्ड वाली इसको आर्क बोलते हैं, मतलब चाप। तो इसकी जो रेखा, इसका जो लंबाई है उसको भी हम यहाँ पता करने के बारे में देखेंगे, उसको हम कैसे पता करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो इसका जो क्षेत्रफल होता है, 2 अलग अलग क्षेत्र, ये तो हो जाता है हमारा, इसको क्या बोल देंगे, इस वाले अंदर वाले भाग को हम यहाँ बोल सकते हैं वृत्त खंड, ठीक है। और इस वाले को क्या बोल देंगे, इसके जो अंदर वाला रेखाएं हैं हमारी ब्लैक से हुई, इस तरीके से घिरी हुई हैं, उसको क्या बोल देंगे हम, त्रिज्या खंड, इसको त्रिज्या खंड बोल देंगे हम, ठीक है। इसको मतलब हम सेगमेंट बोलेंगे, सेगमेंट, इसको सेक्टर बोल देते हैं, ठीक है। इस चीज़ को तो आप अच्छे से यहाँ समझ पाए वृत्त के बारे में कि ये चीज़ें होती क्या है। ये होता है हमारा सेंट्रल पॉइंट, इसको भी आप यहाँ अच्छे से ये मानो कि ये बताया नहीं, इसे होता है सेंटर पॉइंट है ये हमारा, ठीक है। वृत्त के बारे में जो खास बातें थी मैंने यहाँ आपको बता दी हैं। इसमें एक चीज़ और आ जाती है, जिसके बारे है अर्धवृत्त, उसके बारे में मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। मतलब कि वृत्त को आधा, ये किसी व्यास द्वारा वृत्त को केंद्र बिंदु से होकर जाती है, जो दोनों मतलब परिधियों को स्पर्श करती है, वो क्या बन जाता है उसके द्वारा आधा वृत्त, मतलब अर्धवृत्त, इसे बोलते हैं हम अर्धवृत्त। देखो इसके जो फॉर्मूले होंगे इसके जस्ट आधे होंगे। इसके अंदर हम एक चीज़ और है, इसके अंदर हम यहाँ आर्क भी बना सकते हैं, इसके अंदर आर्क भी है ये, और इसमें सेगमेंट भी है, और ये सेक्टर पॉइंट भी है, ठीक है ना। तो इसके ये वाली जो पॉइंट है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो रेखाएं हैं, ये यहाँ से यहाँ तक की ये है हमारी आर, और ये आर। यदि 2 आरों को प्लस कर देंगे हम, तो ये क्या बन जाता है हमारा 2R वाला व्यास, ठीक है जी। इतनी बात तो आप समझ चुके हैं। इसके बारे में भी जानेंगे हम, इसके फॉर्मूलों को भी बहुत आसानी से देखेंगे। कुछ बच्चे देख रहे होंगे कि वृत्त खंड और वृत्त त्रिज्या खंड क्या होते हैं, क्या क्या अलग अलग होते हैं, क्योंकि इनसे ही हमारे आजकल एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में हम बहुत ही आसानी से यहाँ समझे हैं। अब इसके बारे में देखते हैं, ये क्या है पंगा, ये पंगा क्या है, परिधि बटे व्यास। तो यहाँ पर एक चीज़ और आ जाती है, इसको बोलते हैं हम पाई। पाई की वैल्यू किस तरीके से हम यहाँ जानेंगे, पाई के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए एक पाई होती है, पाई नाम का, इसके पुराने समय में हमारे जो गणितज्ञ हुए हैं भारत के, जिसका नाम था आर्यभट्ट, उन्होंने बहुत समय पहले ही 576 ईस्वी के लगभग ही इसकी खोज कर दी थी। लेकिन वो इसका एक तरीके से एक निश्चित मान नहीं दे पाए थे। पर उसके बाद का जो इसका मान है, हमारे महान गणितज्ञ जो हुए हैं, जिनका नाम है श्रीनिवासन रामानुज, उन्होंने इसके बारे में अच्छे से विस्तार से बताया है। और इसका जो मान है लाखों पॉइंटों तक, दशमलव के बाद लाखों पॉइंटों तक निकाला है। और इसी पाई के मान के लिए एक अवार्ड भी दिया जाता है, जिसका मान पॉइंट के बाद जो जितने अधिक अंकों तक निकाल देता है उसको वो अवार्ड मिल जाता है। तो उस समय पर रामानुज ने इसमें 2 तरीके से इसके मान बताए थे। आर्यभट्ट जो उन्हें बताए 22/7 बता दी थी। क्यों? क्योंकि जितने भी गोले होते हैं, देखिए गोलाकृति क्या क्या होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं साइकिल का पहिया, गाड़ी का पहिया और हेलीकॉप्टर का पहिया, ये सभी हमारे घड़ी होती हैं।
जो ये घड़ी है ये इसकी जो आकृति कैसी होती है, बिल्कुल गोल आकृति। और भी हो सकती हैं कि चूड़ी, कड़ा और भी ऐसी चीज़ें होंगी, ठीक है। वो सब क्या कहलाएंगी, हमारे व्रत, वो व्रत की आकार की होती हैं, ठीक है ना, जो सूर्य। इसी तरीके से इसका पता लगाने के लिए हम किस तरीके से पता लगाएं कि इसकी गोलाई कितनी है, और यदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए कितना समय लग रहा है, उसकी दूरी को नापा जाने के लिए मीटर बनाया गया था। इसके लिए हमें पाई की यूज किया था। पाई के यूज के लिए हमने उसका मान बताया था 22/7। 22/7 बताने के बाद उसमें हमने क्या किया था, जो रामानुज रहे हमारे महान गणितज्ञ जो रहे हैं, जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री की सर्वसमीकाओं में बहुत बड़ा नाम हासिल किया है, और जिनकी आज भी उनकी विदेशों के अंदर उनकी सर्वसमीकाओं को हल किया जा रहा है और आज के परिणामों को निकाला जा रहा है, जो उन्होंने काफ़ी समय पहले ही 1800 कुछ ईस्वी में उन्होंने सोल्व करके दिखा दी थी, ठीक है ना। तो इसका मान उन्होंने एक और दिया है जिसका होता है 3.14। इसको हम यहाँ याद रखेंगे कि जब भी इसका मान यूज करना है या इसका मान यूज करना है, तो हमारे क्वेश्चन में इसका मान दिया जाएगा 3.14 का मान यूज करना है, जिसमें एग्जिट मान हमारा बिल्कुल आ जाता है एक्यूरेट ही। तो इसका मान हम किस तरीके से ज्ञान, देखो अब इसका मान किस तरीके से निकलेगा हमारा, परिधि आपको पता ही है क्या होती है हमारी, 2πr बटे व्यास होता है 2r। दो त्रिज्याओं का योग ही व्यास कहलाता है। तो 2r से 2r हमारा यदि कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर क्या रह जाता है, केवल पाई। तो पाई ही हमारा परिधि बटे व्यास होगा, मतलब कि हम पाई का मान निकल कर कब आता है, ये चीज़ हम अच्छे से जान लेंगे। जो हमारा पैरामीटर है, इस पॉइंट से लेकर यदि हम घूम कर पूरी उसी स्थान पे आ रहे हैं और उसमें जो व्यास से हम भाग दे तो इसका हमारा पाई का मान आ जाता है, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को हमारे यहाँ दर्शाया गया था। तो हमने यहाँ पर जाना कि हमारा व्रत की परिधि होती क्या है। अच्छे से हमने इसको समझा कि व्रत की परिधि होती है किसी व्रत के चारों तरफ उसकी दिशा में चली गई दूरी ही हमारी व्रत की परिधि, मतलब सरकमफ्रेंस या पैरामीटर बोलते हैं। उसके बाद आता है व्रत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्किल। मतलब व्रत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे आसान तरीका यही है, इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका वो कहते हैं पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मतलब है कि इसकी पाई आर स्क्वायर से हम इसको यहाँ पता कर सकते हैं इसका क्षेत्रफल को। क्षेत्रफल होता क्या है कि परिधि द्वारा घेरा गई आकृति के अंदर की जो एरिया होता है, मतलब क्षेत्रफल होता है, जगह होती है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। मतलब कि ये जो यदि मैं एक गोला बना देता हूँ यहाँ पर और उसका ये जो एरिया है, ये परिधि द्वारा घेरा गया एरिया ही हमारा क्या कहलाता है, क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल हमारा इस तरीके से हो जाता है, ठीक है जी। इस चीज़ को भी आप समझ पाए हैं। अब आती है इसकी त्रिज्याखंड की परिधि। त्रिज्याखंड की परिधि हम यहाँ कैसे पता करने वाले हैं। देखिए ये त्रिज्याखंड में हमें एक चीज़ को तो देखा था हमने यहाँ पर कि इसमें थीटा जो मान आ रहा है, थीटा मैं बताऊँ थीटा दर्शाया किसके लिए, थीटा हमेशा कोण के लिए दर्शाया जाता है। कोण के मतलब एंगल के लिए, एंगल क्या होगी, वो 0 से लेकर 360 तक हो सकती है। वो कैसे होगी, क्योंकि हमें पता है यदि इस जो पॉइंट है ये वाला, हमारा पेन चेंज कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे थीटा मान होगा जिसके त्रिज्याखंड का माना जाएगा। पर इसके अलावा और भी तो मान है, ये पूरा का पूरा जो हमारा कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये एक पॉइंट है गोल रूप में, तो ये भी 360 ही होगा, इसकी वैल्यू भी डिग्री में 360 हो, क्योंकि अपने आप में एक पूरी डॉट मतलब पूरी बिंदु है, ठीक है। एक इतना बड़ा गोला भी 360 डिग्री का होगा और एक इतना बड़ा गोला भी 360 डिग्री का ही होगा। ये ना सोचे कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये कितना बड़ा है, ये सब, पर इनका एक वैल्यू जो होती है ये 360 डिग्री की ही होती है। यदि आधे गोले की बात करें, यदि यहाँ से यहाँ तक की बात करें, ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 180 डिग्री का, ठीक है ना। इसका यदि चौथे भाग की हम बात करें तो वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का ये हो जाता है, ठीक है ना। तो कोण का मतलब है जो भी जितना एरिया घेरा जाएगा उसके बारे में यहाँ थीटा का मान यहाँ दिया जाएगा, या हम उसको याद करेंगे, पर उसके हम देखेंगे क्या चीज़ हमसे यहाँ पूछी जा रही है। तो यहाँ पर उसने बोला है त्रिज्याखंड की परिधि बता दी। त्रिज्याखंड की परिधि होगी क्या क्या वैसा, देखिए एक यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक का और ये वाला एरिया, ये सब क्या है, त्रिज्याखंड। मतलब कि त्रिज्याओं के द्वारा घेरी गई आकृति ही हमारी त्रिज्याखंड कहलाएगी। ये हमारी त्रिज्याखंड हो जाता है, ठीक है ना। इसका मान थीटा होगा जो भी होगा। तो इसका जो हम पता चलेगा इसका क्या मान हम यहाँ निकालने वाले हैं, ठीक है। तो इसका मान निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा
परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है 2πr होता है। उसके बाद की जो बात है, अब हम पूरी गोले की तो बात कर नहीं रहे, तो किसने की बात कर रहे हैं, थीटा की। थीटा हो सकता है 0 से लेके 360 डिग्री के बीच में कुछ भी, जो इसमें से हमें पूरे गोले का मान कितना होता है 360 डिग्री। तो हमने 2πr गुणा थीटा बटे 360 लिख देंगे और इससे हमारा त्रिज्याखंड की परिधि मतलब सर्कमफ्रेंस आ जाएगी निकल कर। ठीक है, इतनी बात तो आप बहुत ही आसानी से समझे हैं। उसी के साथ हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्षेत्रफल के लिए भी सेम टू सेम यही फॉर्मूला। सबसे पहले तो हम इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे वृत्त के, तो πr²। ठीक है, πr² लिखने के बाद हम क्या करने वाले हैं, उसमें से हम देखेंगे थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे कि 0 भी हो सकती है और 360 के बीच में कुछ भी हो सकती है, तो यहाँ 360 डिग्री। तो इसके द्वारा हमारा जो है क्या निकल के आने वाला है, मतलब कि हम ये देखेंगे तो हमारा यहाँ इससे देखेंगे तो हमारे यहाँ पर त्रिज्याखंड का परिधि और क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा, बिल्कुल सीधा सीधा। ठीक है, ऐसा ना समझे कि थीटा क्या होगा, थीटा हमें वहाँ बताया जाएगा कि 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, कितने डिग्री है। ठीक है, इसी के साथ हम यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखनी है हमें यहाँ पर, इसके मैं अब यहाँ बता देता हूँ आपको। देखिए, यदि एक कोई व्रत है, व्रत का यदि ये 2 हिस्से करेगा तो एक हिस्सा कितने का हो जाएगा 180 डिग्री, ये हिस्सा कितने का हो जाएगा 180 डिग्री। इसको कहेगा आधे गोला। यदि अर्ध गोला कह दे तो उसको हम 180 डिग्री का मानेंगे, थीटा का मान हमारे यहाँ 180 डिग्री हो जाएगा। पर यदि वो कहते क्वाड्रेट मतलब कि चौथा हिस्सा, आधा चौथा हिस्सा, क्वाड्रेट का मतलब होता है चौथा हिस्सा। तो चौथे हिस्से का मतलब है ये वाले 180 डिग्री, तो ये वाला हो गया पूरा, उसको आधा कर दोगे तो 90 डिग्री का एंगल ये बनता है, 90 डिग्री का ये वाला, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री का हो जाएगा। यदि उसके बीच में भी कुछ और कहता है तो हम उसका मान उसी के वजह तरीके से रखेंगे। ठीक है, इतना तो हम यहाँ जान पाए हैं। उसका आता है व्रत का क्षेत्र, व्रतखंड का क्षेत्रफल। व्रतखंड क्या होता है, मतलब कि व्रत को 2 भागों में काटने वाली रेखा है। ठीक है, तो इसकी मतलब है ये व्रत का जो क्षेत्रफल ये है, इसकी इस तरीके से ये काट रही है। इसके बारे में यहाँ देखते हैं। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि ये 20 से 20 ही काटे, ये छोटा बड़ा कितना भी काट सकते, इतना एरिया इतना जैसे कि काट लिया है। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये ऐसी त्रिज्या में, ऐसे ही व्रत में, ये है हमारा माइनर, मतलब कि लघु व्रतखंड, लघु व्रतखंड बोलते हैं इसे। और इसके इधर वाला तो लघु व्रतखंडों का मतलब कि छोटा वाला, उसके उधर वाला क्या हो जाएगा वो मेजर मतलब कि दीर्घ त्रिज्याखंड, सॉरी व्रतखंड। जो व्रत का खंड मतलब व्रत को 2 भागों में बांट दे, इसका मतलब ये भाग अलग हो गया, ये भाग अलग हो गया। जो बड़े वाले को हम मेजर बोल देंगे, छोटे वाले को माइनर मतलब लघु त्रिज्याखंड बोल देंगे। अब इसका क्षेत्रफल भी तो होता होगा ना, इसका एरिया किस तरीके से निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला हमारा ये छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, उसका फॉर्मूले को हम यहाँ जानने वाले हैं आसानी से। देखो, सबसे पहले तो हम इसी का लिखेंगे, यदि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो πr²। सबसे पहले क्या करने वाले, πr² गुणा थीटा बटे 360 डिग्री, तो ये लिख लेंगे। उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 1/2, फिर रेडियस की मतलब त्रिज्या का स्क्वायर गुणा साइन थीटा। यहाँ पर हम यहाँ साइन थीटा लिख देंगे। अब ये थीटा की जो यहाँ वैल्यू आने वाली है वो क्या आएगी, आपको पता हो। ठीक है जी, तो थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आप हमें पता चलने वाली, पर ये तो आपको पता ही है सब चीज़ की वैल्यू आपकी होगी ही होगी। और इन फॉर्मूलों को मैं यहाँ पर आपको किसमें, जो हमारा होता है व्रत के जो व्रतखंड है उसके क्वेश्चनों में मैं यहाँ लगा कर दिखाऊंगा। ठीक है, जो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। उसी के साथ एक फॉर्मूला और भी मैंने आपको यहाँ बता रखा था, मैं उसको मैं यहाँ पर ही आपको बता देता हूँ। जिसके बारे में बात कर रहा था, मैंने कहा था जो अर्धव्रत होगा, जो अर्धव्रत होगा, अर्धव्रत को आपको मैंने ये बता ही दिया। अर्धव्रत होगा हमारा 180 डिग्री का, है ना, सेमी सर्कल बोलते हैं इसे अर्धव्रत का सबसे पहले तो हम यहाँ देखेंगे परिधि, अर्धव्रत की परिधि मतलब सर्कमफ्रेंस या पैरामीटर बोलते हैं जिसे।
उसकी जो निकाल के देखेंगे हम यहाँ, देखिए जो हमारे पूरे सर्कल की होती है वो उसकी ही हम लिखेंगे 2πr। 2πr तो होती है, उसका यदि हम आधा कर दें, उसका क्या कर दिया हमने, आधा, क्योंकि ये पूरा गोला था, ये आधा गोला है। पर उसमें देखो पूरी कोई भी रेडियस थोड़ी जुड़ रही थी, इसमें कोई रेडियस तो नहीं जुड़ रही थी, पर इसमें 2 रेडियस और आ रही हमारी, ये रेडियस 2 रेडियस मतलब व्यास आ रहा है। 2 रेडियसों को मिलाकर क्या बन जाता है, 2 त्रिज्याओं को मिलाकर हमारा बन जाता है व्यास। तो व्यास और जोड़ना पड़ेगा। यदि हम इसमें 2r और जोड़ दें तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला। मतलब कि 2 से मैं 2 कैंसिल आउट कर देता हूँ तो πr बच जाता है और 2r। तो इसको मैं एक साथ लिख लूँ, यदि यहाँ पर πr प्लस 2r, यही हमारा इसका वृत्त की परिधि का फॉर्मूला बन जाता है। उसी तरीके से हम यह देखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल के लिए सबसे आसान तरीका यही है, इसका भी एक फॉर्मूला वही वाला होता है कि जो हमारा πr² होता है, πr² का भी क्या करना पड़ेगा हमें, इस पूरे का क्षेत्रफल है उसका आधा, उसका क्या करना पड़ेगा, आधा। मतलब कि 1/2 πr² हम कर देंगे जब, तो ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमारा निकल कर आ जाएगा। इन 2 चीज़ों के बारे में यहाँ आपसे अर्धवृत्त के बारे में बात करी जाएगी। जो अर्धवृत्त का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का हो जाएगा हमारा πr²/2। ये क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला। और पैरामीटर का क्या होता है, पैरामीटर का हो जाता है हमारा πr प्लस 2r, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है जी, इतनी बात तो आप यहाँ समझ पाए हैं। हमने अब तक बात करी है जितनी भी, वो आपके वृत्त की परिधि से संबंधित, मतलब कि वृत्त के बारे में जितनी भी छोटी बड़ी बातें होती है वो सब हमने यहाँ क्लियर करके बताई है। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चनों पर। उससे पहले यदि हमारी क्लास आपको अच्छे समझ में आ रहा हो और क्लास अच्छी लग रही हो तो हमारी क्लास को कर देंगे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर कि 12.1 का पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है। देखते हैं इसमें क्या चीज़ पूछी गई है। तो इसमें बताएगा 2 वृत्त की त्रिज्याएं क्रम से 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। मतलब कि इनकी जो परिधि है वो दोनों के योग के बराबर है। इसकी त्रिज्याएं दी हुई है हमें, त्रिज्याएं मतलब r दिया हुआ है। तो आंसर जो आएगा हमारा देखो r, तो एक तो r1 दी हुई है उसने हमें, यहाँ दे दिया 19 सेंटीमीटर, छोटा r वाला r1 19 सेंटीमीटर, और यहाँ पर r2 दी हुई है उन्हें 9 सेंटीमीटर। ठीक है, उसमें हमें याद क्या करनी है, उन्हें क्या है कि उस दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। मतलब कि r को ही ज्ञात करने के लिए यहाँ फाइंड करने के लिए हम बोला हुआ है। तो इसमें मतलब कि r, हम तो r ज्ञात कर लेंगे, हम वो ज्ञात करनी है हम जो हमें यहाँ नहीं। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि हम दोनों जो ये वृत्त की परिधि के द्वारा जो पैरामीटर बनता है उसका योग करेंगे, उसकी सम कर देंगे, और उसके बाद जो भी उसका रिजल्ट आने वाला है वो हमारा तीसरे वृत्त की जो बड़ी वृत्त की त्रिज्या, उसके द्वारा हम त्रिज्या को यहाँ ज्ञात कर लेंगे। जैसे कि देखते हैं, देखिए तो फॉर्मूला आपको पता ही है, पैरामीटर का फॉर्मूला जो पता है, पैरामीटर या सरगमफिर, मतलब कि जिसको बोलते हैं हम यहाँ पर 2πr, ये तो आप जानते हैं। तो उसको हम किस तरीके से यहाँ अप्लाई करने वाले हैं अपने क्वेश्चन में। देखिए 2πr जो बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल का जो पैरामीटर निकल के आएगा। ठीक है, उसके बाद 2πr1 प्लस 2πr2, इन दोनों को हम यहाँ, इन दोनों के जो पैरामीटर का योग आएगा वो तीसरे के पैरामीटर के योग के बराबर आने वाला है। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, देखिए ये और ये दोनों में क्या कॉमन है, 2π, हमने 2π को यहाँ कॉमन कर लिया। r1 की वैल्यू यहाँ आपको पता ही है कितनी दी हुई है 19, और r2 की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 9। उसके बाद इन दोनों को आपको पता ही है 2πr इस तरीके से ही दिया हुआ है। यदि हमारा कोई भी इक्वल के निशान के बाद कोई भी सेम वैल्यू है तो वो आपस में कट जाती है। आपको पता है कि यदि कोई बॉर्डर क्रॉस करके कोई भी चीज़, देखिए 2/3/5 इस तरीके से दी हुई है, यदि वो कोई भी बॉर्डर क्रॉस करके जाता है, इसका मतलब क्या, नीचे वाली चीज़ ऊपर, ऊपर वाली चीज़ नीचे, इस तरीके से ये क्या हो जाती है, कैंसिल आउट। यदि हम इसको 2πr को इस तरफ भेजेंगे तो वो कहाँ जाएगी, गुणा वाली चीज़ बटे में, जो आपस में यहाँ कैंसिल आउट हो जाती है। 2π से 2π कैंसिल हो जाएगी, r बचा, और 90 और 9 मिलकर कितने हो जाएंगे, हो जाएंगे 28।
तो आर की जो वैल्यू आई है हमारी यहाँ सेंटीमीटर में। यही इसका क्वेश्चन का आंसर यहाँ हमारा हो जाता है। आपको बहुत ही आसानी से हमने यहाँ समझ आ गया है। उसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर पैरामीटर बोला हुआ था, यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल बोला हुआ है। उसी चीज़ को हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। तो R1 की वैल्यू जो दी हुई है यहाँ पर दी हुई है 8, R2 की जो वैल्यू दी हुई है यहाँ पर दी हुई है 6 सेंटीमीटर, और आपको पता ही है। और R3 की वैल्यू हम यहाँ मतलब कि बड़े R की वैल्यू हमें यहाँ निकालनी है। और आपको एरिया का फॉर्मूला पता ही है, एरिया का फॉर्मूला आपको पता ही है पाई आर स्क्वायर, मतलब कि एरिया ऑफ सर्किल। तो क्षेत्रफल इसका बताना है ना, तो इसके बारे में क्या बताना है, इसकी इस बार भी हमें इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। पर हमें किस से पहुंचना पड़ेगा यहाँ तक होते हुए, इसके क्षेत्रफल की तरफ को, क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल के बारे में तुलना करी गई है। तो यहाँ वो होता है पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर का 1 का स्क्वायर प्लस पाई आर 2 का स्क्वायर। यदि पाई से पाई दोनों सेम है, इसमें इधर भी है, तो पाई को मैं यहाँ कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है जी, यहाँ मैंने पाई कॉमन ले ली है। तो R1 की वैल्यू आपको पता ही है 8 सेंटीमीटर दी हुई है, और R2 की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, और इसमें क्या है स्क्वायर, स्क्वायर को हम यहाँ ध्यान रखेंगे। तो पाई से हमारी पाई कैंसिल आउट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर एक बॉर्डर है, मतलब जिसे इक्वल का बॉर्डर बोलते हैं। तो इक्वल का बॉर्डर है, तो 8 अट्टे कितने हो जाते हैं यहाँ, यदि मैं इसको यहीं लिख लेता हूँ। और R की वैल्यू R2, R का स्क्वायर हमने इस तरीके से ही रखा है। तो 8 अट्टे हमारे हो जाते हैं 64, और 6 चिंग हो जाते हैं 36, जिनका सम करके आपको पता ही है वो हो जाता है पूरा 100 जो होता है हमारा किसका 10 का स्क्वायर होता है। यदि स्क्वायर इधर स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, दोनों तरफ का हमने यहाँ कर दिया है वर्ग करने पर। क्या बोलते हैं यहाँ पर, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, मतलब कि तो इससे क्या होएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। ये हमारे एक सही तरीके का नियम है। यदि हम ऐसे भी कह सकते हैं 100 है, स्क्वायर को हम पल्ली तरफ ले जाकर रूट में बदल देते हैं, और वो ये तरीका एक गलत हो जाता है। पर यहाँ क्या है, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट। अब ये सोच रहे होंगे कि हमने रूट लगाया क्यों है, जो भी काम करना है दोनों पक्षों में बराबर बराबर करना है। यदि इधर का रूट कराता तो इधर का रूट करना है, क्योंकि हमें केवल आर की वैल्यू चाहिए होती थी। तो आर की वैल्यू चाहिए होती, तो आर की वैल्यू हम यहाँ निकल कर आ चुकी है। ये कितनी आ जाएगी 10, मतलब कि बड़े वाले जो वृत्त की त्रिज्या क्षेत्रफल उन दोनों के वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर आएगा, वो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी यहाँ 10। तो देखिए एक बार चित्र में आपको मैं यहाँ छोटे से रूप में समझा देता हूँ। देखिए एक यहाँ पर वृत्त, इसके बारे में बता देता हूँ मैं। एक वृत्त है छोटा, इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी कितनी थी हमारी 9 सेंटीमीटर आर त्रिज्या जो थी। एक इससे बड़ा था, उसकी वैल्यू कितनी थी 90। एक जो इन दोनों के सम को मिलाकर बनने वाला था, उसकी कितनी थी, वो निकल के आई थी यहाँ 28। ठीक है, इस वाले की जो त्रिज्या निकल कर आई थी। उसी तरीके से यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को देखें, उसमें क्या दिया होता, एक की वैल्यू दी हुई थी यहाँ पर 6 और एक की दी हुई थी 8। अब इन दोनों को प्लस करके हमें 8 से 14 हो रहा था, पर हमें किस तरीके से पता करना था यहाँ पर, क्षेत्रफल की तुलना करके। तो इसमें हमें बताया 8 और इनकी जो दोनों की पैरामीटर निकल के आ रहा है, रेडियस साइज की यही 10 सेंटीमीटर। इसके जो बड़े वाले वृत्त की, इन दोनों वृत्तों के क्षेत्र एक बार पिघलाकर जो बनाया जाएगा जो वृत्त, उससे इतना बड़ा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त बन जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बता रहा है, देखिए इसमें मैं पढ़कर बता देता हूँ। आकृति 12.3 एक आकृति दी हुई है, इसको मैं यहाँ बनाकर आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, एक आकृति दी हुई है इस तरीके से, एक बड़ी सी आकृति है, इसमें अलग अलग 5 तरह के गोले हैं। एक ये हो गया समान दूरी पर, एक ये हो गया, एक ये हो गया, मतलब कि 1, 3, 4 और एक आकृति का गोला और बनने वाला है। ये इस तरीके से देखिए समान दूरी पर है, ये इनकी दूरी समान ही रहेगी। बेशक आपको चित्र में थोड़ा अलग लग रहा हो, क्योंकि यहाँ बनाने वाला मैं हूँ, यहाँ कोई मशीन नहीं, इसलिए आपको थोड़ा अलग अलग लग रहा, पर इनकी दूरी सबकी समान ही मानी जाएगी। ठीक है, उसने आगे इसके बारे में और पढ़ते हैं। जो एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाता, मतलब कि अलग अलग तीर मारने वाले जो एक लक्ष्य बना देते हैं ना, इसमें मारने वाला फर्स्ट, इसमें सेकंड, इसमें थर्ड, इसमें फोर्थ, इसमें फिफ्थ, इस तरीके से उनकी रैंक आती है, जो इसके तीर की निशान को अंदर मार पाता है। जिसके केंद्र के बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट, मतलब इस अंदर तो है हमारे यहाँ पर अंदर यहाँ है गोल्ड, इसके बाद क्या है रेड, फिर यहाँ क्या है ब्लू,
फिर यहाँ क्या है ब्लैक, और यहाँ क्या है और क्या दिया हुआ वाइट, मतलब कि वाइट। इस तरीके से यहाँ इनके सबके अलग अलग कलर यहाँ करे हुए हैं। उसके बाद क्या चिन्हित हैं जिनके अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर, तो इसका जो व्यास है गोल्ड वाले का वो क्या है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर दिया होता है। तथा प्रत्येक अन्य पट्टी का मतलब कि इसकी पट्टी जो है ये यहाँ से लेकर इसकी ये वाली जो दूरी है इनकी सबकी क्या है 10.5 मतलब कि 10.5 का डबल हमारा 21 होता ही है। तो आप यहाँ समझ चुके हैं 10 पॉइंट, इनकी सबकी चौड़ाई जो है समान है 10.5 अंक क्षेत्र तथा प्रत्येक के जो पट्टी है उसकी 10.5 इंच सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल बताना है। मतलब कि प्रत्येक का क्षेत्रफल हम कैसे बता पाएंगे, तो यहाँ थोड़ा सा हमें अपना अप्रोच लगानी है, अप्रोच लगा लेंगे हम यहाँ पर, तो हम किस तरीके से यहाँ क्वेश्चन आंसर तक पहुँचे। देखिए यदि हम पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है, फिर इस जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है यदि इसको हम फिर क्या कर लेंगे यहाँ तक की, तो इसका बड़े वाले क्षेत्रफल निकालेंगे बड़े वाले वृत्त का, उसमें से छोटे वाला घटा लेंगे, तो हमारी इसकी ये जो एरिया है इसका हमारा क्षेत्रफल यहाँ निकल कर आ जाएगा। उसके बाद क्या करने वाले हैं, इसको इस वाले को बढ़ाएंगे। अब इस वाले का जो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 10.5 थी, यहाँ से यहाँ तक 10.5 और यहाँ से यहाँ तक 10.5, जो 10.5 हम जुड़कर कितनी हो जाएगी 31.5, वो हमारी त्रिज्या बन जाएगी। और उसके द्वारा हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से जो इतना बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल है उसको हम घटा देंगे, ठीक है। तो हमारे इस वाले पट्टी का एरिया निकल कर आ जाएगा। इसी तरीके से आगे भी क्रम जारी रहेगा। तो यहाँ मैं कर बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ हमें गोल्ड डायमीटर आपको पता है 2r होता है, जो क्या दिया हुआ है उन्हें 21। तो हमारा जो रेडियस हो जाएगा r जो हो जाएगी, r कितनी हो जाएगी हमारी 21/2। r की वैल्यू यहाँ आ चुकी है क्योंकि हमारे क्वेश्चन में r से ही आंसर तक पहुँचा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम पहुँचते हैं क्षेत्रफल पर। गोल्ड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हम यहाँ पर एरिया, ठीक है ना। तो एरिया निकालने के लिए सबसे आसान फॉर्मूला आपको पता ही है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पाई का तो वैल्यू आपको पता ही है 22/7 और आर की वैल्यू हमें आपको दी हुई है 21/2 गुणा 21/2। इसको हम यहाँ सोल्व कर लेंगे यहाँ आसानी से। देखिए 7 तिया 21, 3 में कट गया। इससे 2 से मैं इसको यहाँ 11 में काट सकता हूँ और 11 तिया कितने हो जाते हैं 33। 33 की गुणा मैं 21 में करूँगा। देखिए 21 गुणा 33, 33 की गुणा 21 में कर लो, 21 की 33 में। देखिए 21 तिया 63 के लिए कितना हो जाते हैं 3, हासिल लग जाएंगे 6। 21 तिया 63 और 6 कितने हो जाएंगे 69, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या बचा हुआ है 2, नीचे कुछ और तो बचा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर हमारी कट के कितना आ जाएगा 69.3/2। इसको यदि मैं काट देता हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से इसे काटूंगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10। ये क्या आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया हमारा गोल्ड वाले क्षेत्र का आ चुका है। अब हम देखेंगे इससे अगले वाले मतलब कि रेड का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ रेड एरिया, ठीक है। पाई आर स्क्वायर ही लगाएंगे हम, पर यहाँ पे आर जो होगा हमारा थोड़ा अलग कर लेंगे। आर को क्या करेंगे, एक बड़े वाला आर का आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक। इस तरीके से मतलब कि बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटे वाले का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो हमारा पट्टी का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसमें हम क्या करने वाले, पाई को तो यहाँ कॉमन ले लेंगे हम और यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारा आर। बड़ा वाला आर कितना हो जाएगा, देखिए इसने कहा कि प्रत्येक पट्टी का क्षेत्रफल 10.5 है। यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी हमारी 10.5। तो आर आई थी वो कितनी आ जाती है 10.5। और इसमें ही 10.5 का अगला क्षेत्रफल आर बड़ा आर पूछा था। बड़े आर को क्या आएगा 10.5 इसकी थी और 10.5 ही नई पट्टी की, तो कितनी हो जाएगी 21 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी रेडियस, मतलब कि आर जो है, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखा हमने आर बड़ी आर कितनी बैठी थी 21 का स्क्वायर। एक स्क्वायर तो करना पड़ेगा, माइनस क्या करना पड़ेगा उसमें से छोटे का क्षेत्रफल 21/2 गुणा 21/2 ये कर सकते हैं हम। पर हम यहाँ तो यहाँ बटे में कुछ नहीं, तो यहाँ पर क्या मान लेंगे हम 1। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे। देखिए 21 का स्क्वायर करेंगे आप तो आपको पहुँचते हैं पाई पर। तो पाई यहाँ पर पाई का मान अभी मैं रख देता हूँ, वैसे आसान रहेगा 22/7
और इसका यदि एक एलसीएम लेंगे 2 दूनी 4 उधर पहुंच जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा 441 गुणा 4 माइनस इसका 21 का स्क्वायर करूँगा तो 441 माइनस करने पड़ेंगे। 4 का एलसीएम लूँगा 1 से तो 4 ही आने वाला है। अब इसका मैं यदि सोल्यूशन कर देता हूँ यहाँ पर, देखिए हम इसको यहाँ लेकर आ जाते हैं। तो 441 में का यदि 4 की गुणा में 441 में करता हूँ, 4 एकम 4 और 4 चौक 16 का 6, 4 चौक 16 और 1 17 माइनस 441 बटे 4। इसके साथ हमें पाई की वैल्यू और दी हुई है यहाँ पर। तो पाई की वैल्यू यदि हम यहाँ सो कर लेंगे 22 बटे 7। अभी क्या है ये पॉइंट में, ठीक है। इसी तरीके से अब हम एक पॉइंट और सोल्व कर लेते हैं। 441 में 1764 में से 441 हमें घटाने हैं। तो देखिए 3 6 में से 4 जाएंगे 2 और 17 में से 4 जाएंगे 13 बटे 4। अब यहाँ आ जाता है 22 बटे 7। देखिए इसमें से यदि हमारा जो चीज़ कटती है हम काट लेंगे, जो नहीं कटती है उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है 7 से मैं इसको काट कर देख सकता हूँ। 4 7 एकम 7 कितने बचे 6 और 2 62। तो 7 अट्ठे 56, 56 में से 62 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6 और 6 और 3 63, 7 नीम 63, 189 बार ये कट रहा है। उसके बाद 4 से यदि मैं 22 को काटूंगा तो 4 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 2 एकम 2, तो फिर 189 गुणा 11 बटे 2 ये आ रहा है। यदि इसकी मैं गुणा कर लेता हूँ, देखते हैं 11 नीम 99 और 11 अट्ठे 88, 88 में यदि मैं 99 जोड़ देता हूँ तो कितने हो जाते हैं 97 का 7, यहाँ से लग जाएंगे 9 और 11 एकम 11 और 11 और 9 20, 20 बटे 2, 20 बटे 2 आ रहा है। इसको हम यदि सोल्व करें यहाँ पर थोड़ा सा तो 2 एकम 2, 0 की 0 और 2 3 6 2 नीम 18 और 2 पंजे 10। इसका ये सेंटीमीटर में इसका आंसर आ रहा है। उसी के साथ यदि हम इसका आगे इसका कुछ भी एरिया निकालना चाहेंगे, मतलब कि हम क्या करेंगे, अब तीसरे नंबर की जो मैं आर बनाने वाला हूँ यहाँ पर मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जो हमारी तीसरे नंबर की जो R3 होगी, R3 होगी क्या, देखिए यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 10 10.5, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 10.5 और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 10.5 हो जाएगी। तो 10.5 प्लस 10.5 इस तरीके से ये हमारी 31.5 सेंटीमीटर आ रही है R3 की वैल्यू। अब R3 का मान रखकर उसमें से हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से लेकर इतनी मतलब कि 21 जो हमारी रेडियस जो इससे पहले हमने रेड की निकाली है, रेड की जो हमारी जितनी भी रेडियस की द्वारा क्षेत्रफल निकला है उसको घटा देंगे। उसके बाद हमारा यहाँ का वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से ये क्रम आगे भी चलता रहेगा। तो आशा ही इसको आप अच्छे से समझ पाए हैं और इसका जो बाकी के 2 आंसर देने हैं आपको वो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। ठीक है, क्लास अच्छी लग रही है तो हमारी क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसका क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बता रहा है, देखिए किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, मतलब कि एक कार का पहिया, इसका मतलब कि वो इस तरीके से होगा गोल आकृति का। उसके बाद क्या है उसका व्यास, व्यास का मतलब है यहाँ से एक पॉइंट है जिसे बोलते हैं सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट से एक इधर को पॉइंट जाता है और इतना ही दूरी इधर से। तो सेंट्रल पॉइंट से यदि ये आर है ये आर है, दोनों को मिलकर क्या हो जाते हैं 2R ही हमारा होता है व्यास। ठीक है, वो गोला हो पहिया हो किसी चीज़ का भी माना जाएगा, सबके लिए सेम ही होने वाला है। यदि व्यास कार का, यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, कितने किलोमीटर प्रति घंटे की 66 किलोमीटर, मतलब कि इसका कहने का मतलब ये है, आपको पता है जो एक घंटे के अंदर, ये 1 घंटे के अंदर कितनी दूरी चलती है 66 किलोमीटर। ठीक है, आपको पता है 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, तो ये 60 मिनट में कितनी चल रही है 66 किलोमीटर। तो इसका मतलब है कि हम देखेंगे 10 मिनट में कितनी चल रही होगी, 60 मिनट में इतनी चल रही है तो 10 मिनट में कितनी चल रही होगी, 66 बटे 60 गुणा 10। तो इससे हमारा क्या निकल के आने वाला है कि 10 मिनट में चली गई दूरी। तो हम 10 मिनट में चली गई दूरी के लिए क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे, 6 से इसे काटेंगे 11। ठीक है ना, तो उसके लिए हम देखो मिनट, ये क्या है 10 मिनट में, पर हमारी जो हम क्वेश्चन में निकालते हैं यहाँ निकालते हैं सेंटीमीटर में, दूरी किस में निकालते हैं सेंटीमीटर में। तो ये 10 मिनट में कितनी दूरी चलेगा 11 किलोमीटर, ये दूरी किस में है अभी किलोमीटर में। उसके बाद क्या, प्रत्येक पहिया कितनी चक्कर लगाता है, आपको पता है पहिए द्वारा लगाया गया चक्कर देखो यहाँ से चलेगा और यहाँ घूम के वो फिर यहाँ आ जाएगा। तो इसकी दूरी जो काउंट करी जाएगी पहिए के दिशा में चली गई
जितनी दूरी होती है वो ही परिधि होती है। परिधि को ही हम एक गोले का एक चक्कर मानते हैं। तो वृत्त की परिधि सरकमफ्रेंस बोलते हैं इसे, इसका वो है 2πr। और आपको पता है 2r की वैल्यू हमें यहाँ दी हुई है, तो 2r की वैल्यू दी हुई है। देखो यदि ये हमारा क्या है व्यास, तो r कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसका आधा मतलब कि 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखेंगे 2/22/7। पाई की वैल्यू आपको पता ही है कितनी है यहाँ पर 40, ठीक है जी। इसकी इतनी वैल्यू हमें दी हुई है, ये इसका हमारा पैरामीटर आ रहा है। उसके बाद देखते हैं, क्योंकि हमारा पैरामीटर किस में आता है, वो सेंटीमीटर में। पैरामीटर ये कितना आता है सेंटीमीटर में। तो चक्रों की संख्या पूछ रहा है, तो पहिए द्वारा चली गई चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर है तो उसको काय में बदलेंगे, पहले मीटर में। मीटर में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, 1000 से, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। 1000 मीटर में वो कहता है 1 मीटर में कितनी बची है हमें, सेंटीमीटर में। यदि हम सेंटीमीटर में उसे बदलना चाह रहे हैं तो इससे क्या करनी पड़ेगा, 100 से भी गुणा बटा। अब एक बार में कितने सेंटीमीटर चलती है वो, परिधि के बराबर। परिधि कितनी है इसकी, यहाँ पर 2 × 22/7 × 40, ठीक है जी, इतनी है। अब देखो 7 है, 7 को मैं यदि यहाँ से मिटा दूँ तो वो कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, ठीक है ना। तो इतना तो आप यहाँ समझ चुके हैं कि हमने कोई भी यहाँ कुछ अलग से नहीं किया, सब क्वेश्चन से हमें मिल रहा है अभी तक। तो देखिए 1 0 से 1 0 काट दूँ मैं, ठीक है, काट दी। 11 से इसे काट दूँ, 11 दूनी 22। कुछ बच रहा है यहाँ पर काटने के लिए, हाँ जी, ये 2 है, ये भी 2 है। तो इस 2 से मैं इसको काट देता हूँ, तो मेरे कट रहा है ये 5 बार। 1 2 और बचा हुआ है हमारा, और 4 बचा हुआ है। ये है 4 और ये है 2। यदि 2 से मैं इसे फिर दोबारा से काट देता हूँ तो कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। और इस 4 से इसे काट देता हूँ मैं दोबारा से, 4 से ही कट जाएगा 125 बार, ठीक है जी। 125, 5 और 7, 125 पंजे तो आपको पता ही है कितने होते हैं, होते हैं 625। 625 में मुझे 7 की गुणा करनी है। 7 की गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35 का 5, और 7 दूनी 14, 14 और 3 कितने हो जाएंगे, 17 का 7, और 7 42 और 1 कितने हो जाएंगे, 43। देखिए 4375 चक्कर लगाए। चक्रों की संख्या हमने कितनी निकाली है, 4375। यही इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा, जिसे हमने बहुत ही साधारण तरीके से, बहुत ही शॉर्ट तरीके से यहाँ निकाला है। इसको यदि इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को करते हैं, इस तरीके से थोड़ी सी अप्रोच लगाकर, तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं पाएगी, क्योंकि ये एक शॉर्ट ट्रिक है, जैसे कि एसएससी के द्वारा जो हमने सीखा है, और उसी तरीके से आने वाले पिछले क्वेश्चनों को एग्जामों में हमने देखा है कि किस तरीके से हम एग्जाम के क्वेश्चनों को आसान से आसान तरीके से कर पाएँ, जो हर कोई बंदा उसे, हर कोई बच्चा स्टूडेंट उसे सीख पाए, ठीक है। तो इसके साथ एक क्वेश्चन और है जिसको मैं यहाँ बताने वाला हूँ, जो इसी के साथ आपकी क्लास आज की हो जाती है ख़त्म। एक्सरसाइज 12.1, ठीक है। उसके लिए क्वेश्चन छोटा सा दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है निम्न में, मैं पढ़कर बता देता हूँ इसे साथ के साथ। वो बता रहा है निम्न में सही उत्तर चुनिए तथा उत्तर का औचित्य दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप में बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मतलब उन्होंने कहा है, उसका एक वृत्त है जिसे हम यहाँ ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो एक वृत्त है जिसका पैरामीटर यहाँ से यहाँ तक का और इसका अंदर का जो क्षेत्रफल है वो दोनों क्या है, बराबर। तो देखिए यदि कभी भी किसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 5 में दिया हुआ है, तो उसमें छोटी सी चीज़ पूछिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के द्वारा, ठीक है। यदि इसका पैरामीटर 2πr होता है और जो एरिया होता है वो कितना होता है, πr², दोनों को क्या बता दिया उसने, इक्वल। तो इसमें से देखिए जो कटता है उसे तो काट देते हैं हम, एक r से एक r खत्म हो जाएगा। तो ये 2 बचा, r की वैल्यू इधर एक r बच रहा है, r बराबर 2। तो r बराबर 2 का मतलब है कि 2 मात्रक, इसका आंसर आ जाएगा 2 मात्रक। इसका यही आंसर इसमें क्लास बुक में भी होगा, आप चेक करोगे। यदि आप इस क्वेश्चन को इतनी आसानी से समझ चुके हो, और इसी वजह से हम इसको बहुत ही आसानी से कर पा रहे हैं, क्योंकि हम समझ चुके हैं, ठीक है। तो इतना ही करना था इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। इसी तरीके से और भी 12.2 को चलाएंगे कल,
ठीक है, आज की क्लास की यहीं विदा लेते हैं। और हम जिसको बच्चे को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, वो वीडियो को कर देंगे लाइक और चैनल को करेंगे सब्सक्राइब और हमारी बेल आइकन को भी प्रेस करके रखेंगे, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और हमारा प्यार आपके पास आता रहे। ठीक है, तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।